Hello student, welcome in your YouTube channel Chemistry File. Student, today we are going to cover in this lecture how to express the concentration of solution. Without wasting of time, we should start. There are following methods by which we can express the concentration of solution. Frequently used method तो मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शंस, ये सब फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स होते हैं. इसमें हम लोग कुछ कवर कर रहे हैं जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम्स, इन सबको भी हम कवर कर रहे हैं. तो उसको सभी को हम एक लिस्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या है. जो मेथड्स हम यूज करते हैं जनरली वो होता है हमारा स्ट्रेंथ, सेकेंड मास और वॉल्यूम परसेंट, थर्ड मोल फ्रैक्शन, फोर्थ मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी. Formality is basically based on the formula mass. ppm, it is parts per million, parts per million. ठीक है, हम लोग वन बाय वन सारे ही मेथड को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे. चलिए फर्स्ट जो है स्ट्रेंथ हम लोग करते हैं. फर्स्ट स्ट्रेंथ. Strength, the amount of solute in grams present in per liter of सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो क्या होता है, ग्राम पर लीटर में, या फिर हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो स्ट्रेंथ जनरली सॉल्यूशन का, यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं. सॉल्यूशन क्या होता है. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. तो सॉल्यूशन बाइनरी भी हो सकता है, सॉल्यूशन टर्नरी भी हो सकता है, सॉल्यूशन क्वाटरनरी भी हो सकता है. तो उतना डिटेल हमें जानने की जरूरत नहीं है. हम अभी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं. बाइनरी सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशन होता है जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं.
टू कंपोनेंट्स मीन्स ये हो गया कि वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट सपोज करते हैं ए एंड बी, हियर आर टू कंपोनेंट एंड फॉर्म सॉल्यूशन। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग जनरली जितने भी पार्ट न्यूमेरिकल्स का हम करेंगे उसमें ए को सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे एंड बी को सॉल्यूशन सॉल्यूट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये 11th और 12th दोनों में ही सेम ही रखना है, या फिर 1 और 2 कंपोनेंट 1 और 2 भी हम कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि सॉल्यूट जो होता है वैसा सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन अ लेसर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट आर द सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर कोई सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सॉल्यूट हो गया, और अगर ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सपोज हम स्ट्रेंथ की द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसीडर कर लिया हमने कि ये ए एंड बी क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो एक एग्जांपल के बेस पे देखते हैं कि हम कैसे स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज 6 ग्राम ऑफ NaCl present in 200 ml of water। तो यहाँ पे जो हमारा है 6 ग्राम वो सोल्यूट है और ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। तो अगर हमें स्ट्रेंथ निकालना होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि ये सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो NaCl हियर इज सोल्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W NaCl, W रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग गिवन मास जो क्वेश्चन में होता है, तो W अपॉन ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 200, और अगर इसे लीटर में हमें निकालना है तो ये हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा कितने में, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया स्ट्रेंथ। तो इसको हम डेसीमीटर क्यूब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करते हैं, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट सिमिलर है, वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट सिमिलर है, इसलिए मैं एक ही साथ आपको बता देता हूं, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, या हम कह सकते हैं कि मास और वॉल्यूम ऑफ एनी वन कंपोनेंट, द नंबर of parts of one component, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मास और वॉल्यूम, कोई भी जो भी होगा क्वेश्चन में, मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 parts of mass और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंट अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल मास
ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कर देंगे 100। तो ये इस तरह से हम मास परसेंट निकाल लेंगे। वॉल्यूम, एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट मास परसेंट of each atom present in calculate mass percent of each atom present in ethanol। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये हो गया। तो सबसे पहले टोटल मास निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल मास जो होगा वो इथेनॉल का होगा। तो इथेनॉल जो है वो हमारा क्या है, C2H5OH है। अगर यहाँ पे कार्बन का 2 एटम है, 1 एटम का मास जो होता है 12 होता है। 12 इंटू 2 प्लस 6, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 16। टोटल मास आ गया 46 ग्राम। अब मास परसेंट हमें कार्बन का निकालना है। तो मास परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन लेना होगा, यानी कि मास ऑफ कार्बन यहाँ पे कितना ग्राम है, 24 ग्राम। 46 इंटू 100 ये आप निकाल लेंगे। सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हम करें तो हाइड्रोजन 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100 ये भी आप मास निकाल लेंगे। उसके बाद मास परसेंट ऑफ निकालना है हमें ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 100 माइनस मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये निकल आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 25 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो ऐसे भी हम निकाल लेंगे। तो 50 ग्राम वाटर प्लस 25, टोटल मास हो जाएगा 75। ठीक है। और जो अगर इथेनॉल का निकालना है तो 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो इथेनॉल का मास परसेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट का भी फॉर्मूला इसी तरह से होगा। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं आपको। वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या लेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये निकल जाएगा वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन the ratio of number of moles of any one component। कोई भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इस चीज को हम देखेंगे कि कैसे निकलता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट एंड ये जो एनी वन कंपोनेंट का मतलब ये हो गया कि इसको मैं ब्रैकेट में आपको थोड़ा लिख दूं, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कोई भी आइदर क्या होगा, कोई भी एक जो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये कोई भी एक कंपोनेंट हो गया। एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका होगा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास
अपॉन मोलर मास। मैं आपको बता दूं कि गिवन मास को हम लोग हमेशा W से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर मास को कैपिटल M से करेंगे, कैपिटल W एंड कैपिटल M से करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n होगा, तो यानी कि इसको अगर हम लोग n की बात करें तो NB, जैसा कि हमने बात किया है कि B जो होता है वो सल्यूट होता है, तो NB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला WB और अपॉन में MB। तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से निकालेंगे। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। इट इज डिनोटेड बाय काय। एक्स के तरह थोड़ा सा इसको हम इस तरह से खींचेंगे तो ये हो गया काय हो गया। तो अगर मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूशन का निकालना होता है तो वो हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। तो इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने टू कंपोनेंट ए एंड बी कंसीडर किया है, तो यहाँ पे ये हो गया a प्लस बी। हमें पता है कि b सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा काय a प्लस काय b इक्वल्स टू 1। तो ये केस है बाइनरी सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन टर्नरी हो तो इस केस में काय a प्लस काय b प्लस काय c ये इक्वल्स टू 1 होगा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शंस अगर हम निकालते हैं सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि काय बी हमने सॉल्यूट कंसीडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, whereas NA and NB represent the number of moles of what solute and solvent। ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल फ्रैक्शन जब कभी हम निकालेंगे तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमने एक निकाल लिया सॉल्यूट का, तो अगर सॉल्वेंट का हमें निकालना है तो ये 1 माइनस काय भी करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे हमने एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 25 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये हमने लिया, तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इथेनॉल का जो गिवन मास होगा तो उसको रिप्रेजेंट करना है W इथेनॉल, ये हमारा हो गया 25 ग्राम। और अब हमें मोलर मास M इथेनॉल C2H5OH, तो ये जो होता है हमारा वो होता है 46 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है तो C2H5OH इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 46। तो ये हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली जो गिवन मास है वो हमारा है इसका वाटर का जो है वो कितना है 500 ग्राम है, और मोलर मास जो वाटर का होगा वो क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 इंटू 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम 18 ग्राम। इथेनॉल में भी इसी तरह से हो गया 12 ग्राम कार्बन इंटू 2 कितना 26 ग्राम,
एंड 6 हाइड्रोजन एंड 16 ऑक्सीजन। तो ये आ गया। तो इसका भी मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है वाटर का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 18 ग्राम। तो अब ये दोनों आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और इथेनॉल का नंबर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हो गया काई C2H5OH इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा इथेनॉल का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर, ये हो गया हमारा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ इसमें, तो कैलकुलेशन करूँगा तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेक्स्ट हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया मोलैलिटी। मोलैरिटी पहले करते हैं। मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute present in per liter of solution. It is denoted by कैपिटल M। कैपिटल M से जो मोलैरिटी होता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। एज द टेम्परेचर चेंज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट as the temperature change the volume of solution also change and hence it is temperature dependent. Mathematically अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला को हम बनाएं तो क्या होगा मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम इन लीटर। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम इंडिकेट करते हैं किस चीज से NB से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा NB अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर इसको एक्सटेंड कर ले हम थोड़ा तो NB हमें पता है कि क्या होता है NB होता है WB अपॉन MB, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000। जब यूनिट हमें चाहिए लीटर में और वॉल्यूम गिवन हो ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप इसको भी एक सिंबॉलिक फॉर्म दे देते हैं। तो मास को स्मॉल m से, मास ऑफ सॉल्यूशन को स्मॉल m से और डेंसिटी को या तो रो से या d से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला इसमें पुट कर दें तो फार्मूला डायरेक्टली मोलारिटी कैलकुलेट करने का निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा, एम बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस के गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे एंड देन यू विल पुट ऑल दोज वैल्यूज इन फार्मूला, डायरेक्टली फार्मूला। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि पेपर में जो जब भी आप आंसर करें तो फार्मूला जरूर लिखें, क्योंकि फार्मूला का मार्क्स मिलता है। अगर आप फार्मूला के बगैर डायरेक्टली अगर यूज करते हैं तो 1 और या फिर हाफ मार्क्स जो है सो आपके कट जाएंगे। तो मोलारिटी इस तरह से इतना हुआ है। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के ये सारे मेथड्स हैं। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एक कॉमन मेथड्स है बाय विच वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को हम इस मेथड से जनरली कैलकुलेट करते हैं। तो कंसंट्रेशन का यूनिट, जैसे हम मास परसेंट की बात करें, वॉल्यूम परसेंट की बात करें, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन स्ट्रेंथ में यूनिट था। अगर हम कंसंट्रेशन अगर हम मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं, मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं, तो इस केस में यूनिट होता है और यूनिट से पता चल जाता है कि हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर इनडायरेक्टली आपसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो यूनिट पे आप ध्यान देंगे और यूनिट से आप पता कर पाएंगे तो कंसंट्रेशन कैलकुलेट। और उसी के बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन बच्चे कि नॉर्मल मोलारिटी का क्वेश्चन जो होता है वो नहीं होता है पेपर में। मोलालिटी के या नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, वैसे तो नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी रिमूव कर दिया गया है, बट प्रैक्टिकल यूज और कुछ कंपटीशन यूज के कारण जो होता है नॉर्मेलिटी वगैरह को भी पढ़ाया जाता है। तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। और मोलारिटी का क्वेश्चंस एक देखते हैं। कैलकुलेट the concentration of solution in moles per liter। Calculate the concentration of solution in moles per liter। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इफ 69% नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला हो गया HNO3 प्रेजेंट इन सॉल्यूशन बाय मास या फिर वेट होता है इसमें। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.41 ग्राम पर ml। देखिए, जो मोलारिटी होता है उसको कैपिटल M से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका यूनिट कैपिटल M होता है और उसे हम मोल्स पर लीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मोल्स पर लीटर में पूछा जा रहा है कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये हो गया कि मोलारिटी निकालना है। और इसमें क्वेश्चंस में गिवन इंफॉर्मेशन है 69%। तो 69% अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, 69% का क्या मतलब हो गया? अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखे 69/100, इसका मतलब हो गया कि मीन्स 69 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
तो इस स्टेटमेंट से हमें 2 इंफॉर्मेशंस मिले हैं। एक तो ये मिला है कि गिवन मास जो होगा HNO3 का वो 69 ग्राम होगा। दूसरा हमें मिला है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास जो होगा सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम होगा। तो यानी कि HNO3 इक्वल्स टू, ये तो हमारा हो गया 69 ग्राम। दूसरा, अब हमें मोलर मास निकालना है HNO3 का। तो मोलर मास जो होता है वो 63 ग्राम होता है। 1 ग्राम, 14 ग्राम एंड 48 ग्राम, तो 63 ग्राम हो जाएगा। तीसरा, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है। डेंसिटी भी हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये भी हमारे पास है 1.41। अब अगर हम इन 4 इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली यूज कर लें तो मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगा। मोलैरिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला है WHNO3। बी नहीं यूज करना है। जब अगर हमें पता है कि सोल्यूट क्या है तो बी की जरूरत नहीं है, वो जनरल इंफॉर्मेशन होता है। तो W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू ये हो गया क्या हमारा 1000 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ HNO3 इंटू ये हमने ले लिया मास ऑफ सोल्यूशन। अब इसमें अगर हम वैल्यू को पुट कर दें तो 69 ग्राम इंटू 1.41 इंटू क्या हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100 है मास ऑफ सोल्यूशन। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो लगभग 2 डिजिट्स में आएंगे, 2 डिजिट्स एंड डेसिमल ये आंसर आएगा। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमें डायरेक्टली नहीं यूज करने आ रहा है कि मोलैरिटी को हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे हैं, पेपर के टाइम में हम भूल गए सपोज, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। तो सबसे पहले ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो NHNO3 अगर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 69/63, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और अगर हम वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.41, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। अब इस तरह से हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB और इंटू क्या होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला में डेंसिटी यूज नहीं किया बिकॉज डेंसिटी का इंफॉर्मेशन हमने वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे कर लिया है। तो ये आप देखिए ध्यान से, और इस तरह के न्यूमेरिकल से ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बता देता हूं कि मोलैरिटी को कैसे यूज करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज किया जाता है किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो अगर हमें कि डेसी मोलर सॉल्यूशन बनाना है, एक क्वेश्चन है प्रिपेयर M मतलब है यहाँ पे मोलैरिटी M/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम 250 ml। वॉल्यूम आपको बता दिया, अदरवाइज आप डिजायर्ड वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अगर आपसे सीधा पूछे कि प्रिपेयर करना है M/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो किसी भी वॉल्यूम पे आप बना सकते हैं। यानी कि वेट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। वेट कैलकुलेशन के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले तो मोलैरिटी ऑफ NaOH दे रखा है हमारे पास। NaOH का मोलैरिटी क्या है 1/10 है, ये गिवन है। अब NaOH ये हमें निकालना है, ठीक है, और NaOH ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। सम ऑफ द एटॉमिक मास होता है 23 + 1 + 16, तो ये तो हमारा निकल गया 40 ग्राम।
और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास गिवन है 250 ml। तो हमें क्या निकालना है, WB। ये निकालेंगे तो कैसे, मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करिए, मोलारिटी इक्वल्स टू WNaOH इनटू 1000, क्योंकि ml में दे रखा है और यूनिट लीटर में चाहिए, और डिवाइडेड बाय MnAOH इनटू वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या है, इन ml में है। तो मोलारिटी दिया हुआ है 1/10, और ये हमारे पास है कितना, ये निकालना है हमें, WNaOH हमें निकालना है, और इनटू हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास है हमारे पास, तो इनटू ये है 250 ml। तो ये जो हो गया ये 4 टाइम्स में आ गया, और 4 1 जा 4, तो यहाँ 10 आ गया, ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को वेइंग मशीन में वे करना है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसको थोड़ा सा वाटर के साथ पहले डिजोल्व करके एंड 250 ml बीकर में इसको ऐड कर देना है, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट इसी में मोलारिटी में आगे हम लोग बढ़ते हैं, मोलारिटी में हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर कैलकुलेशन एरर हो तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और ये जो है इसमें मोलारिटी कैलकुलेशन इन केस ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, मोलारिटी कैलकुलेशन in case of 2 different solution, 2 different solution। मान लो कि एक सॉल्यूशन है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, और एक है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये 2 सॉल्यूशंस है, इसमें से किसी का भी या तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने कह सकता है, या क्या कह सकता है, हमें मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। तो इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। एक चीज और बता दूं, एक होता है एन फैक्टर, जो नॉर्मेलिटी में वी विल डिस्कस इन केस ऑफ नॉर्मेलिटी, कि कैसे वी कैन डिटरमाइन द एन फैक्टर वैलेंसी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ बता देता हूँ, N2 M1V1 इक्वल्स टू N1 M2V2, ये फॉर्मूला हो गया। वेयर एज n यहाँ पे क्या है, वेयर एज n इक्वल्स टू n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इसका भी डिस्कशन करेंगे, और एक अलग से वीडियो भी मैं लेके आऊंगा इसमें, तो फिर मैं बताऊंगा उसमें क्या होता है। नाउ इन केस ऑफ 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, in case of 3 different solution, तो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन के केस में अगर मोलारिटी निकालना है तो ये होता है M3 V1 प्लस V2 इक्वल्स टू होता है हमारा M1 V1 अब प्लस हमारा क्या होता है M2 V2। तो अगर हमें M3 निकालना है तो इजीली हम M3 कैलकुलेट कर सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का। नेक्स्ट टॉपिक हम मोलालिटी को कवर करते हैं। Molality, it is defined as the number of moles of solute present in per kg of solvent, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये होता है हमारा जो मोलालिटी का डेफिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज मास ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है. इट इज टेम्परेचर independent. Temperature independent. As the temperature change, the क्या होगा, mass of solution does not change. Mass of solution does not change. तो ये हो गया मोलालिटी. मोलालिटी और मोलारिटी में डिफरेंस क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट का और क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का. तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मोलालिटी इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, NB डिवाइडेड बाय क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, सॉल्वेंट इन kg हो गया. और अगर यही ग्राम में कन्वर्ट हो जाए तो NB इंटू क्या हो जाएगा हमारा, 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हो गया. अब WB को भी अगर NB को अगर आप ओपन कर देते हैं तो WB इंटू 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा, MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूं. वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट. ये हो गया हमारा निकालने का. और मास ऑफ सोल्यूट भी कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लो कि 1 मोल ऑफ NaCl का मास 58.5 ग्राम हो गया. आप ये सम ऑफ द एटॉमिक मास है, तो 3 मोल्स का अगर निकालना होगा तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 हो जाएगा. तो मास ऑफ सोल्यूट भी इस तरह से और अलग अलग तरीके से आपको ये जो है सो निकलवा सकते हैं. तो इस पे जो टॉपिक्स हैं, इस पे न्यूमेरिकल का एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें कि हर टॉपिक पे मैं न्यूमेरिकल ही कवर करूंगा. लेकिन इसमें मैं कंटिन्यू करता हूं नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी ये हमारा क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in per liter of solution. मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि मैं आपको रिलेशंस भी बताऊंगा, मोलारिटी का रिलेशन या मोलारिटी नॉर्मेलिटी का रिलेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा. तो नॉर्मेलिटी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. और इसको जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. अब देखिए कि मैथमेटिकली अगर हम इसका फॉर्मूला लें तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब नंबर्स को तो हम एन से ही लेते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट ये शॉर्ट में हमने लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर. और अगर इस यही वॉल्यूम हमारा ml में हो जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml, ये हो जाएगा. अब हमारे पास आता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसे समझें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है गिवन मास, जो क्वेश्चन में मास गिवन होता है सोल्यूट का, गिवन मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट. अब यहाँ पे इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट वेट जब हम निकाल लेंगे तो ये निकलेगा, इसको ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट होगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब जो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है ये भी हम देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी या फिर एन फैक्टर, जो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था, वैलेंसी एन फैक्टर या एसिडिटी से भी हम पता कर सकते हैं, या बेसिसिटी। तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट का है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट डाउन दिस नाउ। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन अगर नहीं हो प्रॉपरली तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हाउ टू कैलकुलेट, मेन बात है हाउ टू फाइंड वैलेंसी और एन फैक्टर। तो मैं आपको बता दूं, वैलेंसी एन फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है, एक बच्चे जो आगे पढ़ेंगे हम, तो जैसे H2SO4 है, H2SO4 इसको अगर आप ब्रेक करा देते हो तो ये क्या बनता है, 2H पॉजिटिव, अब प्लस क्या बनता है, SO4 2 नेगेटिव। अगर आप HCl को ब्रेक करा दो तो ये क्या बनेगा, H पॉजिटिव, अब प्लस क्या बनता है, Cl नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम HNO3 को भी ब्रेक करा दें या किसी को भी ब्रेक करा दें, कोई भी डिसोसिएशन अगर हो रहा होता है तो आयनाइजेशन कहते हैं इसको, आयनाइज कर रहा है ये। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस केस में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो एन फैक्टर 1 हो गया। इस केस में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो एन फैक्टर 1 हो गया। और इस केस में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। तो अब अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का तो कैसे निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, यानी कि इसका सम करेंगे, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल जो हो जाता है हमारा वो होता है 98 ग्राम। और जो एन फैक्टर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कितना हो गया, 49 ग्राम हो गया। दूसरी बात, एसिडिटी एंड बेसिसिटी की अगर हम करें तो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। सल्फर में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया OH और ये हो गया OH। तो जितना OH ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट रिप्रेजेंट एसिडिटी एंड बेसिसिटी बोथ, बिकॉज कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन इंडिकेट द एसिडिक कैरेक्टर, और यहाँ पे आयनाइजेबल हाइड्रोजन 2 है बिकॉज 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं या OH कहते हैं। तो ये आयनाइज होता है, तो यहाँ पे एसिडिटी या बेसिसिटी भी क्या हो जाए, होगा एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो किसी भी तरीके से निकालें एन फैक्टर हमारा सेम होगा। तो नॉर्मेलिटी में अभी इतना ही, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल से बताऊंगा, रिलेशंस भी लेके आऊंगा, और रेस्ट पार्ट जो इसमें रह गया है वो भी हम इसमें बात करेंगे। आप इसको केयरफुली वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं पे किसी भी तरह की अगर आप सजेशन दे सके तो आप सजेशन भी दें बच्चे। ठीक है, थैंक यू।